मेरा नाम मीरा है। कहाँ पैदा हुई यह तो पता नहीं, पर इतना ज़रूर याद है कि मेरे पिता कनाडा में भारतीय दूतावास के एक अच्छे पद पर तैनात थे। उनका ऑफिस वहीं था। माँ भी उन्हीं के साथ रहती थी। मैं और मेरा भाई मौसी के यहाँ रहते थे। मेरी पढ़ाई की शुरुआत वहीं से हुई। मेरा भाई अमर मुझसे 5 साल बड़ा था। स्कूल घर के पास ही था। मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता था। थोड़ी बड़ी हो गई, भारतीय परंपराओं के बंधनों से मेरा परिचय कराया जाने लगा। लड़कियां मित्र हो सकती हैं, लड़के नहीं। स्कूल सीमा के बाहर किसी लड़की के साथ ना बोलना, ना घूमना। पिता नए ज़माने के साथ चलने के पक्षधर थे, पर मौसी ने तो बचपन में सिखाया था, उसे अब तक भूली नहीं थी। वह उस परंपरा को आगे भी जारी रखने के लिए दृढ़ संकल्प थी। मैं स्कर्ट नहीं पहन सकती थी, कमीज भी पूरी बाहों की, जिसे गले तक बंद करना पड़ता था। भले ही स्कूल में दूसरे बच्चों के बीच हंसी का पात्र बनूं, लेकिन मौसी से कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। मैं 10वीं में पढ़ रही थी, तभी अचानक पिताजी का तबादला हो गया। हम अपने देश भारत आ गए। रहने को दिल्ली में सरकारी मकान मिला। वह काफ़ी खुला इलाका था। माँ बहुत खुश थी, क्योंकि उन्हें चांदनी चौक के पुराने वाले अपने पुश्तैनी मकान में नहीं जाना पड़ा था। दिल्ली के स्कूलों में दाखिला कोई आसान काम नहीं था, पर पिताजी की सरकारी नौकरी और तबादले का मामला था, इसलिए घर के पास स्कूल में दाखिला मिल गया। 12वीं की परीक्षा मैंने अच्छे नंबरों से पास की, जिससे दिल्ली विश्वविद्यालय में बीए में एडमिशन में कोई परेशानी नहीं हुई। इंग्लिश ऑनर्स से बीए करके मैं युवावस्था की दहलीज तक पहुंच गई। माँ बीमार रहने लगी थी। भाई अमर डॉक्टरी की ऊंची शिक्षा के लिए लंदन चले गए। जैसा कि भारतीय हिंदू परिवारों में होता है, उसी तरह घर में मेरी शादी की चिंता होने लगी। मेरे पिताजी के एक बड़े पुराने मित्र थे, विजय प्रकाश। वह ग्रेटर नोएडा में एक बड़ी कोठी में रहते थे। कनाडा से आने के बाद हम अक्सर उनके यहाँ आया जाया करते थे। एक दिन उन्होंने मेरे पिताजी से कहा, हम दोनों अच्छे मित्र हैं, हमारे परिवार एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, क्यों ना हम इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें। मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर अभय की शादी मीरा से कर दी जाए। अभय उन दिनों अमेरिका में रह रहा था। वह वहीं अपनी क्लिनिक चलाता था। उन्होंने डॉक्टर अभय को बुला लिया। उसने मुझे पसंद कर लिया। मेरी पसंद नापसंद में कोई मायने नहीं थे। बात आगे बढ़ी और मैं मिस मीरा से मिसेस मीरा प्रकाश हो गई। शादी के बाद मैं अभय के साथ अमेरिका में रहने लगी। 1 साल में ही एक बेटे की माँ बन गई। बेटे का नाम रखा गया राहुल। वक्त के साथ राहुल 3 साल का हो गया और स्कूल जाने लगा। पति ने उसकी देखभाल के लिए एक आया रख ली थी। इस बीच दिल्ली में मेरी सास कुसुम जी के गंभीर रूप से बीमार होने की सूचना मिली। अभय ने कहा कि राहुल को आया संभाल लेगी, इसलिए मैं सास की देखभाल के लिए दिल्ली चली जाऊं। दिल्ली आकर पता चला कि सास को कैंसर था। ससुर और मैं उन्हें लेकर अस्पतालों के चक्कर काटने लगे। उनकी देखभाल के लिए घर पर नर्स रख ली गई थी, लेकिन मेरा मौजूद रहना जरूरी था। 6 महीने से ज़्यादा बीत गए। सास की हालत में काफ़ी सुधार आ गया था, तो मैंने वापस पति के पास जाने की तैयारी शुरू कर दी। शुरू में अभय लगभग रोज़ ही फ़ोन करके माँ का हाल चाल पूछता रहा। मैं भी अक्सर फ़ोन करके राहुल के बारे में जानकारी लेती रहती थी, लेकिन अचानक अभय के फ़ोन आने बंद हो गए। मैं फ़ोन करती तो उधर से फ़ोन नहीं उठता। मुझे चिंता होने लगी। अभय से बात किए बगैर वहाँ कैसे जा सकती थी। जब अभय से बात नहीं हो सकी तो मेरे ससुर ने अपने दूर के किसी रिश्तेदार से अभय के बारे में पता करने को कहा। उन्होंने पता करके बताया कि अभय किसी डॉक्टर नैना से शादी करके कोरिया चला गया है। उसके बाद अभय का कुछ पता ही नहीं चला। हम सभी हैरान रह गए। राहुल के बारे में पता करने मैं कोरिया गई, पर उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था, ना परिचितों को और ना आस पड़ोस वालों को। मैं अकेली होटलों में कितने दिन रुक सकती थी। थक हार कर लौट आई। मेरे ससुर और मेरे पिता की तमाम कोशिशों के बाद भी ना अभय का पता चला
और ना राहुल का। एक गहरा घाव भीतर ही भीतर रिश्ता रहा। कुछ दिन बीते थे कि मेरे माता पिता की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। भाई अमर एक अंग्रेज महिला से शादी करके लंदन में बस गया था। माता पिता की मौत पर दोनों दिल्ली आए थे। वे लोग चांदनी चौक का पुश्तैनी मकान बेचकर वापस चले गए, मुझे सांत्वना देने के सिवाय, और वे भी कर क्या सकते थे। ग्रेटर नोएडा की उस विशाल कोठी में मेरे दिन गुजरने लगे। समय बिताने और मानसिक तनाव से बचने के लिए मैं एक स्कूल में पढ़ाने लगी थी। स्कूल से घर लौटती तो मेरे सास ससुर दरवाजे पर मेरी बाट जोहते मिलते। उन्होंने मुझे माँ बाप से कम प्यार दुलार नहीं दिया। मेरे ससुर की उदास आंखें सदा मेरे चेहरे पर कुछ खोजती रहती। वह अक्सर कहते, मैं तुम्हारे पिता और तुम्हारा अपराधी हूँ। मेरे बेटे ने मेरे हाथों न जाने किस जन्म का पाप करवाया है। सास भी अक्सर अपनी कोख को कोसती रहती, मेरे बेटे ने जघन्य पाप किया है। इतनी सुंदर पत्नी के रहते उसने बिना बताए दूसरी शादी कर ली। मेरे पोते को भी ले गया। जिंदा भी हो तो मैं कभी उसका मुंह ना देखूं। पोते का ध्यान आते ही उनकी आंखों में एक चमक सी आ जाती, पर वह मेरी तरह पत्थर के दिल वाली नहीं थी। कुछ ही दिनों में चल बसी। मेरे ससुर ने भी चारपाई पकड़ ली। 6 महीने बीते होंगे कि एक दिन उन्होंने पास बैठा कर कहा, बेटा तुमसे एक खास बात करनी है। मैंने अपने छोटे बेटे विपिन से बात कर ली है। मैं तुम्हारे नाम मकान की वसीयत करना चाहता था। उसे इसमें कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन उसका कहना है कि वसीयत में कभी कभी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं, खासकर ऐसे मामलों में जब दूसरे वारिस कहीं दूर दूसरे देश में रह रहे हों। उसकी राय है कि वसीयत के बजाय यह संपत्ति अभी तुम्हारे नाम कर दूं। विपिन मेरे पति का छोटा भाई था जो जर्मनी में रहता था। उसका कहना था कि यह संपत्ति मेरे नाम हो जाएगी तो मेरे मन में एक आर्थिक सुरक्षा की भावना बनी रहेगी। ससुर ने कोठी मेरे नाम पर कर दी। कुछ दिनों बाद भी ससुर भी अपने मन का बोझ कुछ हल्का करके स्वर्ग सिधार गए। इसके बाद मैं अकेली रह गई। कहने को नौकर रामू था, लेकिन वह इतना छोटा था कि उसकी सिर्फ गिनती ही की जा सकती थी। जब वह 5 साल का था तब उसकी माँ उसे साथ लेकर हमारे यहाँ काम करने आई थी। उसकी माँ की मौत हो गई तो राम मेरे यहाँ ही रहने लगा था। कुछ दिनों तक वह स्कूल भी गया था, लेकिन पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता तो उसने स्कूल जाना बंद कर दिया। इसके बाद मैंने ही उसे हिंदी पढ़ाना लिखाना सिखा दिया था। जिंदगी का एक एक दिन बीतने लगा, लेकिन अकेलेपन से डर जरूर लगता था। ससुर जी की मौत पर देवर विपिन जर्मनी से आया था। मेरे अकेले हो जाने की चिंता उसे भी थी। इसी वजह से कुछ दिनों बाद उसने फ़ोन करके कहा था कि उसके एक मित्र के पिता जय सिंह अपनी पत्नी के साथ वहाँ रहने आ रहे हैं। अगर मुझे आपत्ति ना हो तो मकान का निचला हिस्सा उन्हें किराए पर दे दूँ। वह सज्जन पुरुष हैं, उनके रहने से हमें सुरक्षा भी मिलती रहेगी और कुछ आमदनी भी हो जाएगी। मुझे क्या आपत्ति होती। मैं मकान के ऊपर वाले हिस्से में रहती थी, नीचे का हिस्सा खाली पड़ा था, इसलिए मैंने नीचे वाला हिस्सा किराए पर दे दिया। सचमुच वह बहुत सज्जन पुरुष थे। अब मैं जय सिंह की छत्र छाया में रहने लगी। जितना स्नेह और अपनापन मुझे जय सिंह जी से मिला, शायद इतना पिताजी से भी नहीं मिला था। पति पत्नी अपने लंबे जीवन काल के अनुभव से मेरा परिचय कराते रहते थे। मैं मंत्रमुग्ध उन्हें निहारती रहती और अपनी टीस भरी स्मृतियों को उनकी स्नेह भरे आवरण के नीचे ढाँप कर रख लेती। समय बीतता रहा। हमेशा की तरह उस रविवार की छुट्टी को भी वे मेरे पास आ बैठे। इधर उधर की थोड़ी बातें करने के बाद जय सिंह जी ने कहा, आज तुमसे एक खास बात करना चाहता हूँ। मेरा बेटा यहाँ आकर रहने के लिए कह रहा है। वैसे भी अब हम पक्के आम हैं, पता नहीं कब टपक जाएं। बस एक ही बात दिमाग में घूमती रहती है। तुम्हें बेटी माना है, इसलिए अब तुम्हें अकेली नहीं छोड़ सकता। इतने बड़े मकान में अकेली, और वह भी यहाँ की लचर कानून व्यवस्था के बीच। इसी उधेड़ बुन में मैं कई दिनों से जूझ रहा हूँ। पल भर रुक कर वह आगे बोले,
अपने काम से मैं अक्सर स्टेट बैंक जाया करता हूँ। वहाँ की मैनेजर उदय कुमार से मेरी गहरी दोस्ती हो गई है। एक दिन बातों बातों में पता चला कि उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया है। उसके बाद से उन्हें अकेलापन बहुत खल रहा है। कहने को उनके 3 बच्चे हैं, लेकिन सब अपने अपने में मस्त हैं। बड़ी बेटी अपने पति के साथ मुंबई में रहती है। बेटा बैंक में नौकरी करता है, उसकी शादी हो चुकी है। तीसरी बेटी अदिति थोड़ा बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन उसकी भी शादी हो गई है। उसके जाने के बाद से वह अकेले पड़ गए हैं। एक दिन मैंने कहा कि वह शादी क्यों नहीं कर लेते, लेकिन 3 जवान हो चुके बच्चों के बाप उदय कुमार को मेरा यह प्रस्ताव मजाक लगा। मैं सुनती रही। जय सिंह जी कहते रहे, मैं विदेशों में रहा हूँ, मेरे लिए कोई हैरानी की बात नहीं थी, पर भारतीय संस्कारों में पले बड़े उदय कुमार को मेरा यह प्रस्ताव अजीब लगा। मैंने मन टटोला तो लगा कि अगर कोई मिल जाए तो शेष जीवन के लिए वह उसे संगनी बनाने को तैयार हो जाएंगे। मैंने उनसे यह सब बातें तुम्हें ध्यान में रख कर कही थी, क्योंकि मेरा सोचना था कि तुम बाकी का जीवन उनके साथ उनकी पत्नी के रूप में गुजार लोगी, क्योंकि औरत का अकेली रहकर जीवन काटना कष्टकर तो है ही, डराने वाला भी है। इसके बाद एक दिन जय सिंह जी उदय कुमार को मुझसे मिलवाने के लिए घर ले आए। बातचीत से वह मुझे अच्छे आदमी लगे, इसलिए 2 बार मैं उनके साथ बाहर भी गई। काफ़ी सोचने और देवर की सलाह करके मैंने जय सिंह जी के प्रस्ताव को मौन स्वीकृति दे दी। इसके बाद उदय कुमार जी ने अपने विवाह की बात बच्चों को बताई तो एक बारगी सभी सन्न रह गए। बड़ी बेटी को कोई आपत्ति नहीं थी। अदिति अपने पिता की मनस्थिति को और घर के माहौल से परिचित थी, इसलिए उसने भी सहमति दे दी। पर बेटा अमित और बहू सरोज बौखला उठे, लेकिन उनके विरोध के बावजूद हमारी शादी हो गई। शादी के 4 दिनों बाद अमित अपना सामान लेकर सरोज के साथ किराए के मकान में रहने चला गया। मुझे यह अच्छा नहीं लगा। मैं सोच में पड़ गई। अपने अकेलेपन से छुटकारा पाने के लिए मैंने एक बेटे को उसके पिता से अलग कर दिया। मुझे अपराध बोध सा सताने लगता बहुत बड़ी गलती हो गई। इस बारे में मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। अपने स्वार्थ में दूसरों का अहित करने की बात सोचकर मैं मन महसूस कर रह जाती, भीतर एक टीस सी बनी रहती। पर मैंने आशा का दामन कभी नहीं छोड़ा था। फिर अब क्यों चैन से बैठ जाती। मैंने एक नियम सा बना लिया। स्कूल से छुट्टी होने के बाद मैं सरोज से मिलने उसके घर जाती। एक गाना है ना, हम यूं ही अगर रोज मिलते रहे तो देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। सरोज एक सहज और समझदार लड़की थी। कुछ ही दिनों में उसने मुझे अपनी सास के रूप में स्वीकार कर लिया। मुझे लेकर उन पति पत्नी के बीच संवाद चलता रहा। नतीजतन धीरे धीरे अमित ने भी मुझे अपनी माँ का दर्जा दे ही दिया। एक भरे पूरे परिवार का मेरा सपना साकार हो गया। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उदय कुमार जी के रिश्तेदारों की कानाफूसी से मुझे पता चला कि इतना अपनापन तो उदय कुमार जी की पहली पत्नी ने भी नहीं निभा पाई जितना मैंने निभाया है। मैं आत्मविभोर हो उठती। अपनी हृदय चेतना से निकली आकांक्षाओं को देखकर भला कौन आनंदित नहीं होता। जो कभी परिवार में नहीं रहे वे इस पारिवारिक सुख की कल्पना भी नहीं कर सकती। हर दिन खुशियों की सतरंगी चुनरी ओढ़े मैं पूरे आकाश का चक्कर लगा लेती। दिन को जैसे पंख लग गए। 3 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। उदय जी का ट्रांसफ़र देहरादून हुआ तो उसके घर को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से 15 दिन के लिए मैं उनके साथ देहरादून चली गई। लौट कर आई तो सीढ़ियाँ पर लगे लेटर बॉक्स में अपने पत्र, पानी, बिजली और टेलीफोन के बिल निकाल कर लेती आई। उसमें एक लिफाफा था जिस पर मेरा नाम पता लिखा था। उसमें डाक टिकट नहीं लगा था। इसका मतलब वह डाक से नहीं आया था। उसमें इसी बीच की तारीख पड़ी थी जिन दिनों मैं देहरादून में थी। मैंने लिफाफा खोला तो उसमें से एक पत्र निकला। उसमें लिखा था, माँ, मैं सिर्फ आपसे मिलने आया था। मेरा नाम राहुल है। मिसेस जोया ने बताया था कि मेरा यह नाम आपने ही रखा है। स्कूल में मेरा यही नाम है। मुझे पता नहीं मैं कब पैदा हुआ, पर स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार
मैं अब 16 साल का हो गया हूँ। मैं मिसेस जोया को अपनी माँ समझता रहा। मैंने उनसे कभी उनके पति के बारे में नहीं पूछा। सोचता था कि कहीं उनका दिल ना दुखे। पर अचानक 1 महीने पहले मृत्यु शैया पर लेटी मिसेस जोया ने मुझे बताया कि वह मेरी माँ नहीं है। उन्होंने तो शादी ही नहीं की थी। उनका कहना था कि वह कई साल पहले अमेरिका में मेरे पिता अभय प्रकाश के साथ नर्स के रूप में काम करती थी। स्वास्थ्य खराब होने की वजह से वह नौकरी छोड़कर अपने भाई के पास आकर रहने लगी। अपने एक मित्र से उन्हें पता चला कि डॉक्टर अभय ने भारत की एक महिला से शादी की थी और उनका एक बेटा है। उनकी पत्नी ने अपने पति के इच्छा के विरुद्ध अपने बेटे का नाम राहुल रखा था। कभी साल में 1 आध बार डॉक्टर साहब से उनकी बात हो जाती थी। एक दिन अचानक डॉक्टर अभय मुझे लेकर उनके घर आ पहुँचे और कहा कि राहुल की माँ उसे छोड़कर भारत चली गई है। इसकी देखभाल के लिए कोई नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसकी गवर्नेंस बनकर आप इसे संभालें। डॉक्टर अभय मेरे पालन पोषण का खर्च भेजते रहते, लेकिन कुछ महीनों बाद खर्च आना बंद हो गया। मिसेस जोया ने अपने पुराने मित्रों से डॉक्टर अभय के बारे में पता किया तो पता चला कि उन्होंने डॉक्टर नैना नाम की एक महिला से शादी कर ली है और उसके साथ कोरिया चले गए। डॉक्टर अभय और मेरी भारतीय माँ का पता लगाने की उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। थक हार कर वह मुझे अपना बेटा मानकर मेरा पालन पोषण करने लगी, पर मरने से पहले यह मेरे लिए एक बड़ी पहेली बन गया। मेरे पिता हैं तो कहाँ हैं, मेरी माँ भारत में है तो कहाँ हैं। दिन रात मैं इसी उधेड़ बूंद में पड़ा रहता। मेरी पढ़ाई छूट रही थी। मैं मिसेस जोया के पुराने सामान को खंगालता रहता। अचानक उनके भाई के साथ उनके पत्राचार में एक जगह लिखा मिला कि जर्मनी में कोई जय सिंह है जो मेरी भारतीय माँ के बारे में जानते हैं। बस मैंने उन्हें खोज निकाला और आपका पता पा लिया। अब समस्या थी कि भारत में आपसे कैसे संपर्क करूं। तभी मेरे एक मित्र के बड़े भाई की शादी दिल्ली में तय हो गई। वे लोग 1 सप्ताह के लिए दिल्ली आ रहे थे। मेरे अनुरोध पर वे 1 सप्ताह के लिए मुझे अपने साथ दिल्ली ले गए। मैं पहले ही दिन से आपके घर के चक्कर लगाने लगा, पर वहाँ ताला लगा था। पड़ोसियों से पता चला कि आप किसी दूसरे शहर देहरादून गई हैं, 15 दिनों में लौटेंगी। मैं इतने दिनों तक नहीं रुक सकता था। मेरे लिए दिल्ली और यहाँ के लोग बिल्कुल अजनबी थे। मुझे कल अपने मित्र के परिवार के साथ वापस जाना है। अपने भीतर एक गहरी पीड़ा लिए मैं वापस जा रहा हूँ, लेकिन आशा की डोर थामे हुए। नीचे मेरा पता और फ़ोन नंबर लिखा है। मेरे मित्र का फ़ोन नंबर और पता भी लिखा है। आप मेरा यह पत्र पढ़ते ही मुझे फ़ोन करना। अब दुनिया में सिवाय आपके मेरा कोई नहीं है। आशा है आपसे जल्दी मिल पाऊँगा। आपका राहुल। पत्र पढ़ते ही मेरा चेहरा बदरंग हो गया। सहमी और अधमरी सी हो गई मैं। मेरे भीतर का गहरा घाव फिर से हरा हो गया। मैं कैसी माँ हूँ, अपने ही बेटे को भूल गई। बेटा तड़प रहा है और मैं। मेरे पति उदय कुमार जी ने मेरा अवाक चेहरा देखा तो मेरे हाथ से पत्र लेकर एक सांस में पड़ गए। उन्होंने कहा, इतनी बड़ी खुशी, चलो अभी फ़ोन करो। मोबाइल इंटरनेट का ज़माना नहीं था। एसटीडी पर फ़ोन बुक किया। कई घंटे बाद फ़ोन मिला। घंटी बजती रही, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। समय काटे नहीं कट रहा था। हमने राहुल के मित्र को फ़ोन बुक किया। फ़ोन मिला, पर जो सुनने को मिला लगा जैसे किसी ने कोई विषैला तीर सीधा मेरे सीने में उतार दिया है। उसने बताया, राहुल ने 1 सप्ताह पहले आत्महत्या कर ली थी। मरने से पहले उसने अपनी स्कूल की कॉपी के आखिरी पन्नों पर लिखा था, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। काश मिसेस जोया मरने से पहले मुझे यह न बताती कि वह मेरी माँ नहीं थी। मैं अन्य अनाथ बच्चों की तरह मन महसूस कर रह जाता, पर माँ बाप के होते हुए भी मैं अनाथ हूँ। पिता को तो पता नहीं, उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी, पर मेरी भारतीय माँ, वह भी मुझे भूल गई। दोनों ने मुझे बस पैदा किया और छोड़ दिया।
कितने उत्साह और कितनी कोशिशों के बाद मैंने अपनी भारतीय माँ को ढूंढ निकाला था। पिछले 15 दिनों से मेरे फ़ोन की हर घंटी मुझे माँ के फ़ोन की घंटी लगती थी। सुना था कि माँ में अपने बच्चे के लिए बड़ी तड़प होती हैं, लेकिन मेरी माँ तो अपने में ही मस्त हैं। क्या माँ ऐसी ही होती हैं? जब मेरा कोई नहीं तो मैं किसके लिए जीऊँ? हर एक का कोई बाप, माँ, भाई बहन है। मेरा कोई नहीं है तो मैं क्यों हूँ? बस, अब और नहीं, बस। फ़ोन पर जो सुनाई दिया मैं जड़वत सुनती रही। फिर क्या हुआ पता नहीं, मैंने बिस्तर पकड़ लिया। 3 महीने तक मैं बिस्तर पर पड़ी रही। उदय कुमार मेरी सेवा में लगे रहे। मैं अभागी माँ सिर्फ अपने को कोसती, छत की सीढ़ियों पर लगे 3 साल के अपने बच्चे के बड़े हुए रूप के काल्पनिक चित्र को निहारती रहती। सुना था वक्त वह मरहम है जो हर घाव को भर देता है। घाव यदि गहरा हो तो निशान छोड़ जाता है, पर मेरा घाव तो फिर से हरा हो गया। मन करता मैं भी आत्महत्या कर लूं, पर आत्महत्या के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। यह कायरों का काम नहीं है। कहते हैं कि जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसकी मौत तभी तय हो जाती है। पैदा होते ही मरने वालों की लाइन लग जाती है। कब बुलावा आ जाए पता नहीं। मैं तो नहीं मरी, पर उदय कुमार जी चले गए। मैं फिर अकेली रह गई। अब क्या करूं, किसका आश्रय ढूंढूं? जानती थी, पर आश्रित होने से तो अच्छा है कि मृत्यु की आश्रित हो जाऊं। बुढ़ापे में पर आश्रित होने पर तो असहनीय पीड़ा, घुटन भरा जीवन, अपमानित होने का डर, रही सही जीवन की आकांक्षाओं को डस लेता है। मैं सुबह शाम एक वृद्धाश्रम में अपनी समय बिताने लगी। जब इतना कुछ सहने पर भी मैं पाषाण की तरह अडिग हूँ तो आने वाला कल मेरा क्या बिगाड़ लेगा? कहीं पढ़ा था, चलते रहो, और मैं चल रही हूँ। अंतिम क्षण तक चलती रहूँगी। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।